बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका एक बार फिर से। गठबंधन की सरकार बहुत ही मुश्किल से चला पाना बहुत ही मुश्किल है। वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह तक को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है, खास करके अगर वो उस गठबंधन में ममता बनर्जी हो। जी हाँ, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये अपनी रिपोर्ट। दबंग दीदी की दादागिरी जारी है, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। एक बार फिर तैयारी है प्रधानमंत्री को झुकाने की। रेल मंत्री बदलवाने के बाद वो चाहती हैं कि केंद्र उन्हें 3 साल की मोहलत दे, वो भी ब्याज फ्री 2 लाख करोड़ के उस कर्ज के लिए जो पश्चिम बंगाल पर चढ़ा है। दीदी की दलील है कि कर्ज वामपंथियों की सरकार ने लिया था, उनकी सरकार नहीं है, राज्य के पास संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से ब्याज चुकाने में विकास अटक जाएगा। इस बार कई बाजियां एक साथ उनके हाथ लगी है, सो वो फैसला करके आई हैं कि ब्याज माफ करवा कर ही जाएंगी। बीते दिनों में वो पीएम से लेकर सोनिया तक सबके दरवाजे खटखटा चुकी हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रपति चुनाव में वो पाला बदल सकती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हाथ की सरकार से हाथ भी खींच सकती हैं। धमकियां देना ममता की पुरानी आदत है और फितरत भी। एनडीए से लेकर यूपीए तक हर सरकार में ममता का सिक्का चला है। ना चाहते हुए भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी ममता को रेल मंत्रालय देना पड़ा। इतना ही नहीं, दीदी के तेवर के आगे झुकना भी पड़ा। ममता को मनाने के लिए वाजपेयी जी को खुद कोलकाता जाकर ममता की मां से मान मनोवल करनी पड़ी, लेकिन ज्यादा दिनों तक न वो ममता को रोक पाए और न ही साथ रख पाए। एनडीए से टूटकर ममता बनर्जी यूपीए में जा मिली। उनका अंदाज और दबदबा यहां भी दिखा। पहले रेल मंत्री की कुर्सी कब्जाई, यूपीए में मंत्री रहते हुए भी अपनी सरकार को धमकाती और डराती रही। बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कोलकाता चली गईं, लेकिन कैपिटल में भी अपनी धमक बरकरार रखी। प्रधानमंत्री की मर्जी के विरुद्ध पहले अपनी ही पार्टी के नेता रेल मंत्री की कुर्सी खाली कराई, फिर पीएम के विरोध के बावजूद वो कुर्सी मुकुल राय को दे दी। कांग्रेस कुछ भी करने को आगे बढ़ती तो ममता त्योरियां चढ़ाकर अपनी मनमर्जी सरकार पर थोप देती हैं। रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर भी उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को ऐसा सहमाया कि न सिर्फ सरकार को पैर खींचने पड़े बल्कि मामले को ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। ममता की तृणमूल कांग्रेस यूपीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वो केंद्र सरकार में भी है और विपक्ष से ज्यादा खिलाफ भी। वो ये भी जानती है कि कांग्रेस घिरी भी है और फंसी भी है, तो ऐसे में उसका साथ देकर सत्ता का सुख भोगना भी आसान है और समय समय पर सौदा करके मुनाफे का बोनस बनाना भी। ममता जनता से जुड़ी हुई जनाधार वाले देश के गिने चुने नेताओं में से एक है। वो जनता के बूते जीत कर आई हैं, इसीलिए जब भी मौका मिलता है जता देती हैं कि वो जनता की नेता हैं। फिर कीमत चाहे देश को चुकानी पड़े या फिर अर्थव्यवस्था, फिर चाहे पेट्रोलियम कीमतें कम करवाकर देश को घाटा लगवाकर हो या फिर एफडीआई रिटेल में अड़ंगा डालकर अर्थव्यवस्था के रास्ते में रोड़ा अटकाना हो, उनको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस फैसले का कितना फर्क जनता पर पड़ता है। वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, खुद को जनता का हमदर्द जताकर जनाधार जुगाड़ती हैं और समर्थन के बदले सौदा करके सत्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। आप दोनों बुद्धिजीवी हैं। ममता की जो शैली है जी, जो तथ्य हैं वो तो हमने दिखा दिए, जो शैली है इसके पीछे ममता जी की सोच क्या है? देखिए, ममता एक अवामी लीडर हैं, बहुत बहादुर लीडर हैं। मैं उनको मेरा ख्याल है पिछले 25 साल से जानता भी हूँ और देख भी रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी देखा उनको काम करते हुए। एज ए स्टूडेंट लीडर भी हमने उनको हमेशा देखा। वो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी और वहाँ कम्युनिस्टों से के साथ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लोहा लिया है। वो एक इज़्ज़तदार लीडर हैं, उनका आवाम में बहुत असर है। और आपके जो कमेंटेटर हैं उनकी पूरी बातों से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन किन बातों से इत्तेफाक नहीं करते हैं? चलिए उसको हम बाद में बात करते हैं। हम पहले आपने पूछा है, उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि ममता एक अच्छी अवामी लीडर हैं और उनके काम करने का अंदाज़ अलग है। ये बात सही है कि उन्होंने बंगाल को ऐसे वक्त में हाथ में लिया है जब बंगाल कर्ज में डूबा हुआ है, बहुत सारी परेशानियां हैं और इस सिचुएशन में उनका बड़ी हद तक कुछ चीज़ों का डिमांड करना वो नेचुरल नज़र आता है। लेकिन मरकज़ी सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं
आज हम ममता जी के लिए अगर कुछ करेंगे, और करना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है, इसलिए कि अगर हम बंगाल के लोगों के लिए कर रहे हैं तो देशी के लोगों के लिए करेंगे। अगर ममता जी को कुछ तो यानी कि आप ये कह रहे हैं ममता जी की सारी डिमांड जायज है, तो फिर सरकार मान क्यों नहीं लेती? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी डिमांड जायज़ है, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ जी कि वो जो डिमांड कर रही हैं उनके नज़दीक वो डिमांड जायज़ हैं, और कुछ हद तक मैं मानता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि कुछ चीज़ें उनको ऐसी एक सरकार विरसे में मिली है जो कर्ज में डूबी हुई है, और वो उससे निकालना चाहती हैं, अपनी स्कीम्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले भी बात की है, अब भी बात की है, और इस पर सब चीजों पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। जैसे रेल मंत्री को उन्होंने बदला, प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी बदलना पड़ा। देखिए ये उनकी पार्टी का मामला है, अगर वो किसी को बदलना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसमें आप प्राइम मिनिस्टर को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक अगर दिनेश भाई त्रिवेदी के सिलसिले में उनकी अपनी राय है, उनकी पार्टी के आदमी उनको नहीं रखना चाहते, वो अगर वो कहेंगे प्रधानमंत्री का इसके अंदर कोई लेना दे। देखिए सुनिए मेरी बात, टीएमसी से उन्होंने नाम दे दिए और प्रधानमंत्री ने उनको अपनी कैबिनेट में दाखिल कर लिया। अगर उनको किसी मंत्री से नाराजगी है, किसी दूसरे को बदलना चाहती है, तो प्रधानमंत्री को उस पर क्या एतराज हो सकता है? ये उनकी पार्टी का मामला है, ये उनके पार्टी मामला है, ये सरकार का मामला है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि साहब मनमोहन सिंह सरकार है या ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी? ये कोलिशन सरकार है, ये कोलिशन सरकार है। उसके मुख्य प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ आप मुझे ये कह रहे हैं उनके मुख्य आप जो है अपने साथियों को साथ लेकर, मैं अक्सर टेलीविजन पर सुन रहा हूं कि अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चलते, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चलते। दूसरी तरफ आप जब हम कोई काम ऐसा करते हैं कि भाई हम उनकी बात सुनते हैं, उनके कहने से किसी को हटाते हैं और उनके किसी तो आप कहते हैं कि साहब ये तो आप दब गए, आप तो मतलब ये उनकी बातों सुन रहे हैं। भूपेंद्र जी देखिए ऐसा है कि जो बात कह रहे हैं अफजल साहब, मुझे अफजल साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गठबंधन की मजबूरी इन परोक्ष रूप से अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपने शब्दों में कहने का प्रयास, ये कहना नहीं चाहते हैं लेकिन कह रहे हैं। लेकिन आपने तो अटल जी से शुरू किया, मैं तो वीपी सिंह जी के बारे में जानता हूँ बहुत करीब से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले 77 में सरकार बनी थी, मुरारजी देसाई की, उसके बाद चरण सिंह की सरकार, वो चंद्रशेखर की सरकार। फिर जो बात कह रहे हैं, जो इतिहास दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो काफी रेलेवेंट है इस परिप्रेक्ष्य में। गठबंधन में ये मजबूरियां रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री का ये एक अधिकार है कि वो किसको मंत्री लेना चाहता है और कौन सा किसको रखना चाहता है, किसको नहीं रखना चाहता। अब स्थिति ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से मंत्री भी नहीं दे सकता तो उसकी स्थिति पर आप खुद विचार कर सकते हैं। नंबर एक, भूपेंद्र जी मैं आपको यहां पर रुकना चाहता हूं। वाजपेयी जी एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी ममता जी ने मजबूर कर दिया, रेल मंत्रालय उनको देना पड़ा, वो नहीं चाहते हुए भी। और मनमोहन सिंह भी एक मंत्री रखना चाहते थे, उनको भी मजबूर किया। देखिए ये ममता जी के अपने जो तेवर हैं, अपने जो उनकी शैली है, अपनी जो उनकी सोच है, उसको वो रखती हैं, ना कि किसी की सुनती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी अफजल साहब ने जो बात कही, मुझे लगता है कि वो बंगाल की नेता हैं, उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और वहां पर वामपंथियों से जिस ढंग से उन्होंने सत्ता हथियाई है, या मैं कहूं सत्ता लोगों के माध्यम से ली है, उसके लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कई मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा हो, मेरे को लगता है कि आप अभी पूछ रहे थे अफजल साहब से, मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो रिपोर्ट है उससे हम कहां सहमत, मैं कहां सहमत नहीं हूं। एफडीआई का जैसे आपने मुद्दा कहा, ऐसे ही आपने पेट्रोलियम पदार्थों का अगर मैं बात करूं जी, मुझे ये लगता है कि एक ये जो आर्थिक स्थिति को लेकर विवाद या अपन चर्चा करते हैं, आम जनता के अंदर ये एक संदेश जाता है कि ये सरकार या जितने भी इस समय मैं अगर ये कहूं कि सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी विलासिता के लिए धन खर्च करते समय आर्थिक स्थितियों को नहीं देख रहे हैं, जबकि आम जनता, अब ये क्या है, 35 रुपए में आप खर्च कर रहे हैं तो आप बीपीएल से ऊपर हो गए, 36 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं। ये जो स्थितियां आ रही हैं सामने, उन स्थितियों को लेकर मेरे को लगता है ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, अगर उन्होंने उठाया है कि भाई पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि उससे हमारी कंपनियां, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, आप नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मेरा ये सरकार जो है, ममता जी केंद्र में मंत्री रही हैं, उनको पता है कि आफ्टर ऑल कैबिनेट की आपको मालूम है कि संयुक्त जिम्मेवारी है,
और अगर वो संयुक्त जिम्मेवारी में हर समय उन्होंने हिस्सा लिया है, उनको मालूम है कि कहां कहां सरकार क्या क्या कर सकती है। अगर तेल की कीमत यहां पर बढ़ती है तो और जगह सस्ती कैसे हो रही है? मुझे ये लगता है कि ये जो मुद्दे आपने बताए हैं, इसमें चाहे वो रेल मंत्रालय की बात है, उसमें उन्होंने यात्री किराए की बात की। मुझे ये गठबंधन में, क्योंकि उनका अपना दल है, उनके मंत्री थे त्रिवेदी जी, उनको कम से कम अपनी लीडर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि ये पॉलिसीज मेरे को इंप्लीमेंट करनी पड़ रही हैं या कर रहा हूं। अगर उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए वो प्राइस हाइक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक उनकी अपनी पार्टी पर तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरह से देखें, अफजल साहब पहले आपसे जानना चाहते हैं कि उनका समर्थन की जब बात आती है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव को लेके हो, चाहे एनसीटीसी पे हो, और जब वो प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं तब का उनका बयान, और जब मिल के निकलती हैं तब उनका बयान, जब तक उनको मिलने की संभावना है तब का बयान, और जो नहीं मिलने की संभावना है तब का बयान, उसमें कुछ अंतर आप पाते हैं? बिल्कुल अंतर पाते हैं। उसमें देखिए, हर लीडर का अपना एक मिजाज है। अब इस देश के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं। आपने अभी बात की ममता जी की, जी, मायावती जी की बात करिए, जयललिता जी की बात करिए, सबका मिजाज है अपना सियासत करने का, उनका अंदाज है। अब उससे ये जो बार्गेन है, देखिए ये राजनीति का मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी जाती राय है। जाहिर है कि मैं यहाँ पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, इस बहाने से मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो आदमी सेंटर में नहीं बैठा हुआ, सेंटर की सरकार नहीं चला रहा, स्टेट की गवर्नमेंट चला रहा है, उसको अपने मसाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा प्यारी है। तो उसमें जैसा कि आप ही ने खुद अपने कमेंट्स में कहा कि वो पॉपुलर वोट जो है उसको अपनी जो पॉपुलर छवि है उसको बरकरार रखना चाहती हैं, और हर नेता चाहता है। जो लोग सेंटर में काम कर रहे हैं, आज मुलायम सिंह जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मायावती जी कर रही हैं, उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब कर रहे हैं, तो हर आदमी अपनी छवि बनाता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने की कोशिश करता है। वोट जो 100% वोट के लिए। वोट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वोट नहीं है तो सत्ता नहीं है, वोट नहीं है तो सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है तो सत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब सत्ता के लिए, पता नहीं क्यों लोग शर्माते हैं ये कहते हुए कि सत्ता की लड़ाई नहीं है। अफजल जी ने बड़े मैं समझता हूँ, मैं मतलब धन्यवादी हूँ ना, बड़े साफ गोशी से, क्योंकि राजनीति में भी रहे, हमारे साथी है, जर्नलिस्ट रहे हुए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी साफ बात कही है। कहना कि सत्ता की लड़ाई नहीं है और बहुत उसूल की बात। देखिए, कोई भी इस देश के अंदर जो भी राजनीति कर रहा है, मैं समझता हूं, जैसे अभी पेट्रोल की बात आपने कही, सेंटर, मैं खुद पेट्रोलियम कंट्रीज के अंदर मैं एम्बेसडर का काम करके आया हूं। मैं तुर्कमेनिस्तान में था, हम गैस ले रहे हैं वहां से, अभी हमारा एक उनसे मुआहदा हुआ है, गैस पाइपलाइन 1800 किलोमीटर की आ रही है। उससे पहले मैं अंगोला में था, हम लोग वहाँ से कभी पेट्रोल नहीं खरीदा, आज हम वहाँ से करोड़ों रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं। तो जो पेट्रोल की जो इकोनॉमी है वो आम आदमी की समझ से बहुत बाहर है। कंपनियां रोज़ रोती हैं कि भाई हमें इतना घाटा हो रहा है, हम कहाँ से पूरा करें। सरकार को पॉपुलर वोट भी देखना है, लोगों का देखना है, अपने साथियों को भी देखना है। अब उसके अंदर कोई आदमी अगर अटक जाता है तो फिर हमें देखना पड़ता है, उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, वक्त भी देना पड़ता है उनको। अभी तो ये अभी जायज है जो ममता जो राजनीति कर रही हैं कि बार्गेन जो कर रही है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई ये जायज है या नाजायज है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं या स्टेट में जो सरकारें चल रही हैं, या कहना चाहिए प्रांतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनका तरीकाकार, उनकी राजनीति एक नेशनल पार्टी के मुकाबले में थोड़ा सा अलग होता है और उसको साथ लेकर के चलना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पर हर सरकार की, कोई सरकार ऐसी नहीं है, मैं तो आप तो अटल जी से गिनवा रहे हो, मैं आपको 77 से गिनवा रहा हूँ। मोरारजी भाई देसाई की सरकार के अंदर पहली कोalition सरकार बनी थी वो, उसके अंदर ये हुआ। उसके बाद चरण सिंह जी बने, उनकी भी ये हुआ। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, क्लियर कट मेजॉरिटी। उसके बाद 89 के अंदर पीपी सिंह साहब की 11 महीने सरकार, फिर 6 महीने चंद्रशेखर की सरकार बनी। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव की कोalition गवर्नमेंट बनी। उसके बाद फिर हमारी जनता दल की सरकार उस जमाने में बनी, और उसके बाद मुसलसल ऐसी सरकारें बन रही हैं। और ये कंट्राडिक्शंस अटल जी जब थे, कौन सी कमी थी, तब भी रोज होता था। आप कहने की ये महज और सिर्फ गठबंधन की मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। ये कहना कि कांग्रेस के जमाने में सब हो रहा है, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है हम जैसे बहुत फंसे हुए। हम फंसे हुए नहीं है, हम इस हालात का मुकाबला करना जानते हैं
और आप ऐसा ये- नहीं है कि हम आप ही ये फंसे हुए कहना हैं। सब पहले भी फंसे हुए थे और हम भी फंसे हुए हैं। नहीं, फंसे हुए नहीं, ये तो पहले भी मजबूरी थी, आज भी मजबूरी कोलिशन है। सरकार चलानी है तो गठबंधन- आपको ये सब चीजें फेस करनी पहले पड़ेगी भी गठबंधन और की सरकार की उसको मजबूरी कोशिश थी। करना। नहीं, देखिए मुझे हमेशा- ऐसा लगता हमेशा है, थी। मुझे ऐसा लगता है जी। कि जो अफजल भाई कह रहे हैं कि गठबंधन की मजबूरियां तो देखिए हैं ही, लेकिन राष्ट्र हित भी कहीं ना कहीं होना उनकी चाहिए। तो अपनी राष्ट्र- क्षेत्रीय सोच है, राष्ट्रीय हित- चलिए, लेकिन हमें देखिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं- अफजल साहब मैं एक मिनट बात धर्मानी करूं। साहब यही कहूंगा, राष्ट्रीय हित की बात है, आप खुद कह रहे हैं एनसीटीसी बनना चाहिए, मैं कुछ- लेकिन उसके बावजूद मैं अगर विरोध हो रहा है। कुछ नहीं, विरोध लोग कर रहे हैं, मैंने तो ये कहा सोचने कि की उसकी बात है, प्रक्रिया गलत है। राष्ट्र मैं ये कह रहा हूं, देखिए- राष्ट्रीय हित की बात को सब एक्सेप्ट मैं नहीं, आप यही तो प्रॉब्लम है ना जी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि अब आप एनसीटीसी की बात कर रहे हैं तो पोटा को क्यों कांग्रेस ने डिसोन किया? देखिए, एक मिनट वो बहस का मुद्दा हो पोटा जाएगा। नहीं, मैं टाटा पे भी आइए आप, मैं टाटा वही कह रहा हूं चलिए, ना। इसी चलिए, तरह हमारे- से अभी अभी- आप ममता की बात अपन कर रहे हैं। ममता जी ने देखिए अपना जो वोट बैंक है वो तो देखना ही देखना है। साथ में ममता जी ने जो भी बात अब आज तक कही है, बार्गेनिंग होनी चाहिए किसी स्तर तक। जहां तक आपने 2 लाख अभी इसमें आई कि 2 लाख का जो कर्ज है पिछली गवर्नमेंट ने लिया। ये सब चीजें दिलीप जी, अगर अफजल भाई भी मेरे को लगता है सहमत होंगे कि मुझे ये लगता है कि अनुशासनहीनता का परिणाम सामने नहीं, result जब है। वाजपेयी जी के समय में हो तो अनुशासनहीनता नहीं, नहीं मैं- है, मनमोहन सिंह के समय में हो तो अनुशासनहीनता नहीं क्यों नहीं, है? मैं कुछ और कह रहा हूं जी। मैं ये कुछ और, आप ममता जी की अनुशासनहीनता नहीं कह रहा मैं। फिर? मेरा ये कहना है कि 2 लाख रुपए का कर्ज, करोड़ रुपए का कर्ज हुआ क्यों? 2 लाख करोड़ कर्ज जो हुआ, अब उनको मिला है वो नहीं मैं यही कह रहा हूं ना। जी। अब हो क्या रहा है कि ये अनुशासनहीनता है, जी, आर्थिक अनुशासनहीनता। वो फाइनेंशियल आंसर। ठीक है ना, हमें ब्रेक उसको- लेना पड़ेगा, उसको हमारे मेरे को पास समय लगता- कम है। हाँ। मुझे ये लगता है, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे को ये लगता है कि इस प्रभावी कंट्रोल, नियंत्रण की आवश्यकता है। उसके चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी और दल की सरकार हो, उसको एक सीमा पता होनी चाहिए कि इससे ज्यादा कर्ज नहीं मिलेगा। एक लक्ष्मण रेखा की खींचने की लक्ष्मण जरूरत रेखा है, खींचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका अभी धन्यवाद हम तत्काल करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और चर्चा जारी रखेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है।